गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का यूएनओ दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यह वैश्विक संगठन भी कह सकते हैं, राज्यों का संगठन भी कह सकते हैं इसे। और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी राज्यों ने मिलकर के अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए यूएनओ को बनाया है। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि ऐसी कैसी परिस्थितियाँ थी या ऐसी क्या आवश्यकता हुई कि हमें यूएनओ को मतलब बनाना पड़ा। तो 1914 से लेकर के 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो उसके बाद सभी राष्ट्रों ने महसूस किया कि कोई ऐसा संगठन होना चाहिए जो कि दूसरे विश्व युद्ध से बचा सके दुनिया को। तो इसके लिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की, लेकिन हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस पर कुछ ही राज्यों का मतलब एक तरह से उस राज्य उस पर डोमिनेंट रहे, हावी रहे और इसीलिए वो जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी उसको पूरा करने में असफल रही। और इसका हम प्रमाण भी दे सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो गया। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार चला। तभी फिर से वापस से महसूस किया गया कि ऐसा शक्तिशाली संगठन हो दुनिया जो कि हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा सके, दुनिया में शांति कायम कर सके। क्योंकि चाहे जो युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार था वो मित्र राष्ट्र व दूरी राष्ट्रों के बीच हुआ, इसमें नाजीवादी फासीवादी ताकतें बिल्कुल समाप्त हो गई थी और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। लेकिन फिर भी जो मित्र राष्ट्र थे वो भी समझ चुके थे कि युद्ध से समस्त मानवता का विनाश है, क्योंकि जनहानि धनहानि उन्हें भी झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है कि विजय हुए तो उन्हें कुछ भी उसमें नुकसान नहीं उठाना पड़ा। तो इसीलिए बाद में यह सभी ने महसूस किया कि कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो जो कि विश्व में शांति और सुरक्षा कायम कर सके। तो इसीलिए 25 अप्रैल 1945 को 50 देशों का सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में जो यूएनओ है उसका विचार मतलब इसका विचार रखा गया। और जो अमेरिका के तात्कालिक राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने यूएनओ जो नाम है वो सजेस्ट किया और फिर 25 जून 1945 को इसका जो चार्टर है वो एडॉप्ट कर लिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को ये प्रभाव में आया। यानी 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तब इसमें 51 सदस्य देश थे और जो चार्टर था उस पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर हुए। उसमें पोलैंड शामिल नहीं था, बाद में पोलैंड इसमें शामिल हुआ। और भारत ने चार्टर पर तो हस्ताक्षर किए, लेकिन आधिकारिक रूप से भारत ने 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की। अब हम देखते हैं कि शुरू में 51 देश थे और वर्तमान में 193 सदस्य देश यूएनओ के सदस्य है। यानी यूएनओ में इस समय सदस्य देशों की संख्या है 193। तो कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि 193वां सदस्य देश कौन था, तो यानी जो आखिरी देश था तो वो था दक्षिणी सूडान। और अगर 192वां पूछे तो मोंटेनेग्रो और 191वां पूर्वी तिमोर। और इसमें 2 ऑब्जर्वर स्टेट है, एक है वेलिसी और मतलब वेटिकन सिटी और दूसरा है फिलिस्तीन। यूएनओ में 6 भाषाएं अपनाई गई थी, अरबी, चीनी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और अरबी तो हो ही गई। कार्यालय की अंग्रेजी जो ऑफिस की भाषा थी उस समय वो अंग्रेजी व फ्रेंच भाषा थी। यानी ऑफिस में यूज की जाने वाली जो भाषा थी वो अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा में ही ऑफिस का काम किया जाता था। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य है?
यहाँ के जो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा कायम करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से निपटारा करना, राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और जो उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यानी जो प्रत्येक राष्ट्र है वो अपना शासन स्वयं चलाए, कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण ना करे, और सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना। अब हम ये जानेंगे कि अगर यूएनओ का कोई सदस्य बनेगा, नया सदस्य आगे भी कोई बने तो कैसे बनेगा, तो इसके लिए महासभा के 2/3 बहुमत और सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में से 9 सदस्यों की स्वीकृति से, जिसमें मतलब जो 9 सदस्यों में से भी 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, और तभी ही यूएनओ की कोई भी राष्ट्र है वो सदस्यता प्राप्त कर सकता है। आगे हम यूएनओ की जो ऑर्गन्स है उन पर चर्चा करते हैं कि यूएनओ के 6 अंग हैं, और पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व सचिवालय। तो सबसे पहले हम महासभा पर चर्चा करते हैं। महासभा को विश्व की संसद कहा जाता है, और सबसे पहले इसकी बैठक हुई थी 10 जनवरी 1946 को। महासभा में यूएनओ के जितने सदस्य देश हैं, यानी जैसे 193 सदस्य देश है यूएनओ के, तो वो सभी महासभा के भी सदस्य देश माने जाएंगे, इसलिए सबसे बड़ा अंग यही माना जाता है। लेकिन शक्तिशाली अंग, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुरक्षा परिषद है, लेकिन बड़ा सबसे महासभा है, क्योंकि यूएनओ के सभी सदस्य देश इसके सदस्य होते हैं। लेकिन इसका सितंबर में हर साल एक बार इसका अधिवेशन होता है, वो सितंबर के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर तक चलता है। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें सभी राष्ट्रों को अपने 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वो चाहे 5 भेज सकते हैं, लेकिन वोट एक ही करेगा, वोट देने का अधिकार एक को होगा, और सभी देशों को इसमें महासभा के अंदर समान प्रतिनिधित्व है। महासभा के कार्य, महासभा जो यूएनओ का बजट है वो महासभा ही पास करती है। हमने देखा था कि कोई नया सदस्य अगर यूएनओ का बनना चाहता है तो उसमें महासभा के 2/3 बहुमत से मतलब उन सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसके बाद सुरक्षा परिषद की सिफारिश से वह यूएनओ का सदस्य बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनका चुनाव है वो महासभा के द्वारा किया जाता है, और यूएन महासचिव का चुनाव में भी महासभा की भूमिका होती है। यानी महासभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा किया जाता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके जजेज की नियुक्ति भी सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। यूएनओ का दूसरा जो ऑर्गन है, अंग है, वो है सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे शक्तिशाली अंग है। और यूएन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसे कहते हैं, इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। यूएन ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसको पुलिसमैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्तमान में जो काम पुलिस का है वो काम इस समय ये सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि जैसे पुलिस का काम है शांति सुरक्षा बनाए रखना, और इसका काम भी शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यानी यूएन का जो लक्ष्य है, मुख्य जो उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, तो वो जो उद्देश्य है उसको एक तरह से सुरक्षा परिषद के द्वारा किया जा रहा है। सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर्स है, मतलब इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें वीटो पावर है। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है? तो वो हैं अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, और चीन, फ्रांस और रूस।
तो इन पांचों सदस्यों को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर का मतलब निषेधाधिकार कहते हैं जिसे। इसका मतलब ये होता है कि सुरक्षा परिषद में जो भी प्रस्ताव आएगा उस प्रस्ताव को अगर इन पांच में से पास होने के लिए इन पांच में से पांचों सदस्यों की सहमति अनिवार्य। अगर पांच में से उस प्रस्ताव पर अगर एक भी सदस्य असहमति प्रकट करता है, उसके विरुद्ध में वोट करता है, तो वह प्रस्ताव पास नहीं होगा, और चाहे बहुमत उसके पक्ष में ही क्यों ना हो। तो इसे वीटो पावर कहा जाता है। यह एक तरह से आदेशात्मक संस्था है। इसकी 14 दिन में एक बैठक होती है। इमरजेंसी अगर कोई बहुत ऐसा केस आ गया तो 24 घंटे के अंदर भी बैठक हो सकती है। इसके जो भी कार्य होंगे उसकी कोरम है। कार्य को करने के लिए 9 सदस्यों की मतलब 9 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, जिसमें से हमने देखा कि 5 स्थायी सदस्य और 4 अस्थायी सदस्य, क्योंकि पांचों की तो सहमति अनिवार्य ही है। अस्थायी सदस्यों का जो निर्वाचन है वो हमने पहले ही महासभा की उसमें पढ़ा कि महासभा के द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए करती है महासभा। और जो इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं उनको भी क्षेत्रवार मतलब बांटा गया है कि 5 सदस्य तो एशिया और अफ्रीकी राज्यों से होने चाहिए, 1 पूर्वी यूरोप से होना चाहिए और 2 पश्चिमी यूरोप से और 2 दक्षिण अमेरिका से होना आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये सुरक्षा परिषद है वो शांति मतलब जो शांति कायम करती है वो कैसे करती है। तो सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति की स्थापना करना है, लेकिन पहले वो उसके लिए जो विवाद होता है उसको प्रस्तावों द्वारा समाप्त करना चाहती है। उसके बाद वो अगर कोई मान लो प्रस्ताव से कोई जो राज्य हैं, जो अपराधी राज्य हैं, राष्ट्र है, वो नहीं माने तो फिर आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाता है, और अगर आर्थिक प्रतिबंध में भी नहीं माने तो फिर उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाती है। अब हमारा आगे का जो तीसरा ऑर्गन है इसका न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल भी से कहा जाता है, और वर्तमान में ये निष्क्रिय यानी इनएक्टिव ऑर्गन है कि इसके पास अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि जिस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी वह अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल हो गया। तो इसलिए वर्तमान में यह एक ऐसा अंग है जो जिसे मतलब ये है तो सही लेकिन इसके अभी निष्क्रिय है। तो ये जो न्यास परिषद है वो पहले जो राष्ट्र संघ के समय मैंडेट व्यवस्था की स्थापना की गई थी उसी का ही एक रूप अगला रूप है। यानी पहले जो मैंडेट व्यवस्था थी वही एक तरह से न्यास परिषद है। इसमें न्यास परिषद में न्यास जो प्रदेश है उसके प्रशासन व नियंत्रण के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई है, ताकि औपनिवेशिक जो गुलामी से मुक्त हो रहे राज्यों को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाए। मतलब जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उनका विचार था ये भी, चर्चिल तो इसके खिलाफ में थे। वो चाहते थे कि उस समय जो कहीं ऐसे राष्ट्र थे जो आज़ाद हुए थे लेकिन वो इतने पिछड़े थे, इतने बैकवर्ड थे कि वहाँ की जो जनता थी गुलामी से आज़ाद तो हो गए पर पहले उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया, इसलिए उन्हें अपना शासन चलाना स्वयं आता ही नहीं था। यानी वो इतने पिछड़े थे कि वो शासन चलाने में वहाँ का शासन चलाने में असमर्थ थे। तो इसीलिए 14 जुलाई 1943 को एक प्रारूप पास हुआ और उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो ऐसे जो बैकवर्ड बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है जो आदिम राज्य हैं, अगर वो अपना शासन चलाने में असमर्थ नहीं है तो उन्हें न्यास परिषद के अंतर्गत रखा जाए। उनकी जो विकसित राष्ट्र है वो उनकी सहायता करे और जब तक वो अपना शासन चलाने में समर्थ नहीं रहे तब तक के लिए यह व्यवस्था की गई। तो इस तरह न्यास परिषद के अंतर्गत इसमें 11 राज्य थे, इस 11 न्यास प्रदेश थे और ये जो न्यास प्रदेश थे वो 3 तरह के थे। न्यास प्रदेश ये 3 प्रकार के थे। एक तो जो मैंडेट
के अधीन प्रदेश थे, दूसरे जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश थे, और तीसरे अपनी इच्छा से ही जो महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश थे। तो इस तरह 3 तरह के थे, और जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा गया था वो राज्य थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। तो इन 4 राज्यों को न्यास प्रदेशों का भार सौंपा गया, और मतलब इनका उद्देश्य ये था कि ये इन्हें अपनी न्यास यानी धरोहर मान करके इनका कल्याण करे, ना कि शोषण करे, और जब तक ये शासन चलाने में समर्थ नहीं हो तब तक इनकी वहाँ शासन चलाने में सहायता करे, और इस तरह इसकी व्यवस्था की गई। तो इसके जो न्यास परिषद का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि कुछ जो पिछड़े हुए अल्प विकसित देश है उनके जो निवासी है वो इस योग्य नहीं है कि ये अपने देश का शासन स्वयं चला सके, इन्हें दूसरे उन्नत विकसित देशों की सहायता मिलनी चाहिए, और विकसित राष्ट्रों का दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता करें जब तक कि वे अपना शासन करने में स्वयं समर्थ ना हो जाए, और अनेक हितों की देखरेख अपनी न्यास समझते हुए ही करे। तो जो न्यास परिषद थी उसका जो कार्य है वो ये था कि जो न्यास प्रदेशों की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली संस्थाएं वार्षिक रिपोर्ट भेजती है। इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच और उन पर विचार करना, इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना, सत्ता के साथ यदाकदा नियत समय पर निरीक्षण के लिए न्यास प्रदेशों का दौरा करना, और न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते थे, और प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट गिना जाता था। लेकिन इसमें जो 11 प्रदेश थे वो धीरे धीरे सभी प्रदेश धीरे धीरे अपना शासन चलाने में समर्थ होते गए, और 1994 में यानी आखिरी पल्लव ऐसा देश था उस के जो कि वो लास्ट में मतलब अपना वो भी अपना शासन चलाने में समर्थ हो गए, और उसके बाद से न्यास परिषद का काम एक तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि पल्लव के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद का कार्य भी लगभग समाप्त हो गया। तो यूएनओ का यही एक मात्र ऐसा अंग है जो कि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी उसको उसमें अपूर्व सफलता मिली है। और ठीक, थैंक यू सो मच।